अगले सत्र का रुख करेंगे। अगला सत्र हमारा रहेगा गुरुग्राम में रियल एस्टेट का क्या हाल है। दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस सत्र का संचालन करेंगे। दीपक, आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आएं। और इस सत्र में हमारे मेहमान रहेंगे संजय ककरालिया, फिल्बी चेयरमैन हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर पधारिए। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रियल एस्टेट की क्या भूमिका है, रियल एस्टेट के क्या हाल हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मुद्दा गुरुग्राम के लिए, और इस पर चर्चा करेंगे हम। रियल एस्टेट के अलग अलग पहलुओं पर संजय ककरालिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, फिल्बी चेयरमैन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू दीपक। शुक्रिया सोनल। अब तक हमने तमाम मुद्दों को लेकर के, कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा करी, चाहे शिक्षा, हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, गुरुग्राम के विकास को लेकर के बात करें। लेकिन जब गुरुग्राम की बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है, भले ये हरियाणा का, हरी की नगरी का, लेकिन आज की तारीख में इसे कंक्रीट का जंगल भी कहा जाता है। रियल एस्टेट जिसने पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, कई बड़ी चुनौतियाँ यहाँ पर बायर्स के सामने भी रहती हैं और इसके साथ साथ, लेकिन आज की डेट में बात करें गुरुग्राम में रियल एस्टेट को लेके क्या स्थिति है, और खासकर निवेशकों को या फिर जो बाहर से जो लोग अपना सपनों का आशियाना लेना चाहते हैं, वो कहाँ जाएं, कहाँ सही है या फ्यूचर क्या है, उसको लेकर के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ फिल्बी से संजय ककराल जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। हम जब रियल एस्टेट की बात करते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप गुरुग्राम को आने वाले क्षेत्र में, क्योंकि अब द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगभग उसकी शुरुआत हो चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में कहा जा रहा है रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, हमारा TSP आने वाला है। लेकिन इन सब से रियल एस्टेट को कितना फ़ायदा होगा और रियल एस्टेट में कहाँ आज के समय में गुरुग्राम खड़ा है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आने का मौका दिया, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जनरली ज़्यादातर चैनल राजनीतिक और कवि सम्मेलन तक जहाँ सीमित हो जाते हैं, आपने रियल एस्टेट को अपने शो में जगह दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गुड़गांव जिस तर्ज पर आज बढ़ रहा है, वो अगर आप कंपैरिजन करें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप कंपेयर करें इसको सिंगापुर और दुबई से, तो आज उसके कंपैरिजन में खड़ा होने के लिए शहर तैयार है। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में बता दूं आपको कि द्वारका एक्सप्रेसवे करीब 9,500 करोड़ की लागत से गडकरी जी ने अनाउंस किया था 2018 में। उसके बाद इस पर लगातार काम हो रहा है, और द्वारका एक्सप्रेसवे एक लाइफ लाइन की तरह गुड़गांव में और दिल्ली के लिए काम करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है सीधा एयरपोर्ट से, टनल के थ्रू ये सीधा जाके द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में कनेक्ट हो जाता है, जो कि इटसेल्फ अपने आप में 95,000 करोड़ की एक बड़ी परियोजना है, और वो भी उम्मीद है 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा पहलू इसका जाता है आपको टुवार्ड्स, जो इसको हम एक द्वारका एक्सप्रेसवे को नाम देते हैं, वो है सेंट्रल रोड कनेक्टिविटी की तरह ये द्वारका एक्सप्रेसवे काम करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर दिल्ली से आपको जयपुर, आगरा, आपको अमृतसर या चंडीगढ़ या देहरादून जाना है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे डायरेक्ट कनेक्ट करेगा इन्हीं सभी शहरों को। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे जब लेफ्ट में हम लेते हैं तो CPR होते हुए एक्सप्रेसवे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में टच हो जाता है। अगर आप राइट लेंगे तो राइट, इसमें बहुत कम लोगों को पता है, एक रोड है UER2। UER2 भी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक रोड बन रहा है। वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है जम्मू कांगड़ा हाईवे को, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है चंडीगढ़ हाईवे को, वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है देहरादून हाईवे को। इट मीन्स अगर आप एयरपोर्ट से उतरे और आपको किसी भी सराउंडिंग सब सिटी में जाना है, तो आप 2 से 2.5 घंटे में, आने वाले 6 महीने में आप द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू किसी भी शहर में पहुँच जाएंगे। इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज गुड़गांव को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल चुका है, तो उससे फ़ायदा ये है कि जब भी आप देश विदेश में कभी भी किसी शहर को देखिएगा कि वो डेवलप कैसे हुए। सभी शहर कंजेस्टेड थे, जैसे दिल्ली कंजेस्टेड है, पुराना शहर गुड़गांव कंजेस्टेड है। अभी नवीन जी और अमित जी और आपस में झगड़ रहे थे कि जी शहर में ये नहीं, शहर में वो नहीं। तो सभी दुनिया के शहर पहले कंजेस्टेड थे, बाद में सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कनेक्ट किया गया, सराउंडिंग पेरिफेरियल रोड निकाले गए। उसी तर्ज पर द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है पूरे भारत को। आने वाले टाइम में जब भी आप
कोई इन्वेस्टर मीट बुलाते हैं, कोई एफडीआई आपके यहाँ पर आती है, तो अभी होता क्या था कि अगर आप एयरपोर्ट पर किसी इन्वेस्टर को लेके आए और महिपालपुर तक लेके गए तो उसकी फील ख़त्म हो जाती थी। वो कहता था मैं फिर कंजेशन में आ गया, भारत में विकास कहाँ हो रहा है। तो बेसिक जो विकास का जो रास्ता है वो मैं कहूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे से खुलता है। ये मुंबई तक अलग अलग कॉरिडोर को आगे कन्याकुमारी तक, इधर कलकत्ता तक और इधर कश्मीर तक डायरेक्ट कनेक्ट करता है। और मैंने उसका एग्जांपल दिया कि 2 घंटे के अंदर आप किसी भी सब सिटीज में 6 महीने बाद होंगे। ये सबसे बड़ी खूबी है द्वारका एक्सप्रेस। लेकिन यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, आप किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं? आप द्वारका एक्सप्रेसवे बेहतर बना, इसमें कोई दो राय नहीं है। आसपास रियल एस्टेट को लेकर के तमाम बड़े बड़े बिल्डर भी आ रहे हैं, लेकिन सरकार से और किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं इस क्षेत्र को लेकर के? और खासकर हम बात कर रहे हैं इसी द्वारका एक्सप्रेसवे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल सिटी बनाने को लेकर के योजना, इसे मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है, लेकिन उस एरिया में लोगों को सुविधा मिले, उसकी आज क्या स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तर्ज पर आज गुड़गांव को निखार के बाहर लेके आया गया है वो तारीफ़े काबिल है, इसमें नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, चूँकि इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं तो इन्वेस्टमेंट भी उसी तर्ज पर बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी। बतौर इंटरनेशनल सिटी जहां में आज 5 करोड़ 10 करोड़ और 25 करोड़ रुपए तक के घर गुड़गांव में अवेलेबल हैं, इस इतने महंगे घर अगर कोई खरीद रहा है तो उसकी उम्मीदें भी उसी के अकॉर्डिंग है कि मेरा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरीके से डेवलप हो। इसी कड़ी में मैं ज़रूर इसमें कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शायद इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप है, क्योंकि आप जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे एक क्लाइंट है प्रदीप शर्मा जी, उनका बाई चांस फ़ोन आया, कहने लगे संजय जी कहाँ जा रहे हो? मैं ऐसे ऐसे कनकलेव में जा रहा हूँ। तो कहने लगे जी गुड़गांव में ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सप्रेस तो गली गली में बना दिए, पर दिक्कत ये है कि इन एक्सप्रेस से उतरते ना हम खड्डे में आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा इस पॉइंट को, और मैं पर्टिकुलर प्रदीप जी को ये चीज़ ज़रूर डेडिकेटेड कहूँगा कि इस पॉइंट को उन्होंने कहा कि यहाँ उठाइएगा। और ये सच्चाई है कि जैसे आप एक्सप्रेस से उतरे, अंदर के जितने जीएमडीए के रोड हैं उस पर प्लानिंग आपकी जीरो है। आपके पास खुले रोडों की जगह है पर डेवलपमेंट नहीं है। उस जगह पर मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कहूँगा, देखिए ये शहर आज हरियाणा को 70% रेवेन्यू देता है। ये शहर वो शहर है जिस पर भारत की विकास का नया रोड निकल के आता है। तो जिस शहर पर गडकरी जी, मोदी जी खुद ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने इस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है कि अगर आपको देखना हो ये तो लंदन, दुबई, आप पेरिस जाएंगे तो इस तरीके के रोड वहाँ देखने को मिलते हैं। वो लेवल उन्होंने दिया है। और गडकरी जी ने खुद अपनी स्टेटमेंट में कई बार कहा है कि अगर दुबई और सिंगापुर किसी को देखना हो तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ इस तर्ज का शहर बनाऊंगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी डेडिकेटेड शहर को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत का विजन यहाँ से खोलना है, तो स्टेट गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी बनती है, लोकल ऑफिसर्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं खड्डा नहीं होना चाहिए। भाई लेट्स से आपने रोड बना दिया, उसमें खड्डा हो गया। मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ, सभी ऑफिसर्स और पूरी सरकार को मेरी ये राय है कि जब एक सड़क पर आपने अरबों करोड़ों रुपए लग चुके हैं, उसमें खड्डा अगर आपको भरना है तो पूरे साल में आप 20-30-50 करोड़ रुपए खर्च देंगे रिकारपेटिंग के लिए। तो आप एक अलग से एक टीम बनाइए, जहां खड्डा है वो तुरंत भरिए। इसमें बताइए क्या रॉकेट साइंस है? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी विल पावर और डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हर शहर का खड्डा, हर नाला सीएम या पीएम साफ नहीं कर सकते। उसके लिए लोकल जो बॉडी है उसमें लोकल पॉलिटिकल लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मॉनिटरिंग भी जरूरी है। मैं एक प्रश्न और जानना चाहूंगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा सामने लोग अक्सर ये बात पूछते हैं जी। गुरुग्राम में योजनाएं आई, चाहे आप द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, आगे सरकार तमाम योजनाएं सरकार की है, केएमपी भी रही, लोग इसके आसपास बिल्डर्स भी तमाम अपने ब्रोशर्स लेके आते हैं। हम जब जाते हैं तो बहुत बेहतरीन सुविधाओं की बात की जाती है, लेकिन एक सही जगह जाएं, वो सही चुने अपना घर जो सपनों का आशियाना है। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म उनके लिए सबसे बेहतर रहता है? कैसे चुने कि जो ये ब्रोशर है ये बिल्कुल सही है, उनको ये चीज़ मिलेगी? क्योंकि बहुत से लोग हैं उसी को बाद में जब अपना निवेश कर देते हैं तो कहना कि अधिकारियों के भी चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके लिए बेहतर विकल्प उनके पास क्या है? देखिए, इस बेहतर विकल्प में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बता देता हूँ। 2017 से पहले कोई बॉडी नहीं थी रियल एस्टेट को कंट्रोल करने के लिए, और 2017 में एक बॉडी बनती है जिसका नाम है रेरा।
रेरा आने से पहले के सारे प्रोजेक्टों में आप देखोगे कहीं ना कहीं लिटिगेशंस हैं। जो रुके हुए प्रोजेक्ट हैं उसका 90% मैं आपको अश्योर कर सकता हूं वो प्रोजेक्ट है जो 2017 से पहले की लॉन्चिंग है। अब एक समझदार बायर के लिए, अब जब कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं थी तो कोई भी आदमी कहीं भी इन्वेस्ट करता था और वो कहीं भी फंस सकता था। तो रेरा के आने के बाद अब उस बायर के पास ऑप्शन है कि वो विदाउट रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पर जाए ही नहीं, चाहे वो 10 लाख रुपए का घर खरीद रहा है, चाहे वो 10 करोड़ रुपए का घर खरीद रहा है, उसको सबसे पहले चाहिए कि ये चेक करे कि ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन का फायदा क्या है? देखिए, रेरा रजिस्ट्रेशन में अगर प्रोजेक्ट है तो आप ये तय मानिए कि वो लीगली और टेक्निकली टोटल कंप्लीट है। इट मीन्स उसका लाइसेंस, उसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस, उसकी जोनिंग प्लान, एवरीथिंग इज ऑन प्लेस। सेकंड, रेरा जो सिक्योरिटी देता है मेरे बायर को वो ये कि जब आपने आज घर खरीदा है तो उस घर की जो भी अमूमन कीमत है, माना कि 1 करोड़ रुपए, तो उसमें से बिल्डर है उसके पास सिर्फ 30% पैसा यूज करने का राइट है। 70% फंड एक एस्क्रो अकाउंट होता है जिस पर रेरा की निगरानी होती है, उस अकाउंट में ये पैसा होता है और ये 70% अमाउंट सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट पर ही खर्च हो सकता है। इट मीन्स जो आपका फाइनेंशियल पार्ट है वो भी आप सेफ हैं। इसके बाद आता है भाई अपना टेक्निकली ठीक हो गया, आपका जो पैसे है वो सेफ है क्योंकि वो रेरा रजिस्टर्ड है। थर्ड है, इसके बावजूद भी अगर किसी के साथ चीटिंग हो जाए, जैसे मैं अभी देख रहा था कुछ यहाँ सुपरटेक के बायर यहाँ पर खड़े थे और वो बीजेपी के नुमाइंदे थे, उनको घेरे हुए थे कि जी हमारा घर सुपरटेक में डूब रहा है, आप क्या कर रहे हो। देखिए, उसके बाद की जो ये बॉडी है उसमें बड़े ही सख्त इस कानून में प्रावधान दिए गए हैं बिल्डर के प्रति। अगर बिल्डर टाइम पर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है तो उसमें 9% से लेके 15% तक ब्याज का प्लस पेनल्टी का भी प्रावधान है जो तो बिल्डर को देना ही पड़ेगा है। उसके माध्यम से पहले जांचें परखें तभी आगे बढ़े। हम एक और बात करना चाहेंगे। जी 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 जी। हम किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर में वो तभी आगे विकसित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने राजमार्ग की, हाईवे की बात करी, कनेक्टिविटी, लेकिन कनेक्टिविटी में एक शब्द आता है ट्रांसपोर्टेशन भी, बसों की लेकर के, वो किस तरीके मेट्रो को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ी योजना सरकार की RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये भी अब दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होना है। हालांकि अगर वहाँ से शुरू नहीं होता तो सरकार की योजना ये भी है कि इसको एयरपोर्ट से शुरू करके शाहजहाँपुर तक लेके जाएंगे। इसको लेकर के किस तरीके का आप फ्यूचर देखते हैं, कितना फ़ायदा होगा, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के बात करें, रियल एस्टेट में कितना फ़ायदा होगा और खासकर किन किन क्षेत्रों को लेकर के ये आने वाले टाइम में इसकी देखिए, RRTS की जहाँ तक पर्टिकुलर बात है उससे पहले मैं बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी भी शहर की जान है। लंदन सभी ने सुन रखा है, सभी ने सुन रखा है। लंदन इतना कंजेस्टेड है, अगर वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना हो लोग घुट के मर जाएंगे, इतनी छोटी छोटी गलियाँ वहाँ पर है। लंदन सिर्फ इसलिए सरवाइव कर पा रहा है कि वहाँ पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उन्होंने गली गली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दिया है, ट्यूब्स वहाँ निकाल दिए हैं, रेलवे ट्रैक्स वहाँ इतने सराउंडिंग में डाल दिए हैं, उसके साथ साथ बसेस की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ भी वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो सकती हैं। उसी कड़ी में जो आपने जिक्र किया मैं उस पर आता हूँ, RRTS। देखिए, कुल मिला के गुड़गांव में धीरे धीरे करके बसों की कनेक्टिविटी ठीक हो रही है। मेट्रो का काम बहुत सालों से पेंडिंग था क्योंकि नोएडा में ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई थी, इधर बल्लमगढ़ तक पहुंच गई थी, इधर बहादुरगढ़ तक, और गुड़गांव के साथ इतनी बुरा हाल था कि गुड़गांव की मेट्रो पिछले 10 साल से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। गुड़गांव की मेट्रो भी फाइनली, आई थैंकफुल टू करंट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट आल्सो, कि उन्होंने पुराने शहर को मिल रही है, उन्होंने पूरे पुराने शहर को भी अब पूरा गुड़गांव से कनेक्ट कर दिया है मेट्रो से। अब बात आती है RRTS की। RRTS बड़ा ही एम्बेसिस प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट जब आएगा तो आप तय मानिए कि गुड़गांव के सराउंडिंग सभी कस्बों और गुड़गांव में अपने आप में एक अलग ही बूम चलेगा, कारण कि आप सेंट्रल दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे RRTS के थ्रू। और RRTS की खूबी ये है कि उसके स्टेशन हर 10 और 15 किलोमीटर के बाद हैं। जैसे मेट्रो है होगी ऐसे ही, पर उसके स्टेशन लंबे होंगे, यानी शहर पर भी दबाव कम होगा।
अगर आप रेवाड़ी रह रहे हैं तो कैन यू बिलीव कि रेवाड़ी से आप विद इन 45 मिनट सराय काले खां पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की जो लंबे दूरी के जो शहर हैं मेरे, वो डायरेक्ट दिल्ली से कनेक्ट होंगे, वो डायरेक्ट गुड़गांव से कनेक्ट होंगे, और जो वो कनेक्ट होंगे तो गुड़गांव में तो रियल एस्टेट बढ़ेगा ही, कारखाने, मल्टीनेशनल कंपनियां और आएंगी, साथ साथ जो सराउंडिंग शहर है, चाहे वो नीमराना है, बावल है, चाहे वो रेवाड़ी है, वहाँ पर भी रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। हाँ, RRTS में थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें कोई पेच फंसा हुआ है, शायद वो कुछ फंडिंग को लेकर स्टेट गवर्नमेंट और इसको लेकर के, ये सराय काले खां से लेकर के उनको जमीन जो है अभी दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन जल्द हो जाएगा उसको लेकर के। तो जल्द हो जाता है तो आप ये तय मानिए। और जानना चाहूंगा, जी जी बताएं जी। अंतिम प्रश्न है, एक आम व्यक्ति के सपनों, एक आम व्यक्ति और उसके सपनों के आशियाने के बीच में एक फिल्मी की किस तरीके की भूमिका है लोगों को उससे जोड़ने के लिए, ये चर्चा है क्योंकि उसके बाद कुछ और मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक अंतिम प्रश्न है, ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जहाँ फिल्मी का एक रोल आता है, पिछले 15 साल से हम गुड़गांव में हैं, और एक होता है रियल एस्टेट ब्रोकर और एक होता है रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जब आप ब्रोकर से कंसल्टेंट की भूमिका निभाते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है, जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है, क्या बीमारी है, इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कैसे इसका मर्ज का इलाज किया जाएगा। ऐसे ही फिल्म भी अपना रोल प्ले करता है। हम जब भी कोई मेरे पास पहला बायर आता है तो हमारी कोशिश ये होती है कि उसको पहले तो साफ सुथरा प्रोजेक्ट दें, दूसरा उसके इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न्स आएंगी उस पर हमारा विशेष ध्यान होता है, और उसके लिए हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में प्लानिंग किस रोड पर कहाँ से हो रही है, कहाँ से मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है, कहाँ से RRTS आ रहा है, ये शहर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, यहाँ दिल्ली से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बाहर आने वाली हैं जो शहर पर इम्पैक्ट डालेंगी, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर गुड़गांव में चाहिए, क्या उस पर काम हो रहा है। तो हम ये सब चीज़ों का एक निचोड़ निकालते हैं और फिर पाते हैं कि हमें लगता है कि ये वाली बेल्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 3 साल पहले मैंने एक द्वारका एक्सप्रेसवे बिल्कुल धीरे धीरे गति से चल रहा था, उस टाइम पर कनेक्टिविटी जैसे लगने लगी थी, हमने लोगों को कहा अब द्वारका एक्सप्रेसवे का बूम करने का टाइम है। उस टाइम पर कैन यू बिलीव, हमने लोगों को कहा कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे खुल के इन्वेस्टमेंट डालिए, ये गेम चेंजर है इंडिया का। और 3 साल पहले जिन लोगों को हमने सजेस्ट किया वहाँ 40,000, 45,000, 50,000 रुपये में प्लॉट दिलाए, आप विश्वास करोगे क्या रिटर्न होने चाहिए। आज वो सारे प्लॉट्स 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए गज हैं विद इन 3 ईयर। चलिए, तो ये विजन फिल्म भी अच्छा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, हर कोई इसी उम्मीद के साथ रहता है कि जहां भी वो अपना निवेश करता है तो उसको कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो बेहतर हो। रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा करी, संजय ककराले जी हमारे साथ में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करी। समय की थोड़ी कमी है, एक ब्रेक का जरूर लेना चाहेंगे, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार गुरुग्राम का ये मंच तमाम मुद्दों को लेकर के, विकास को लेकर के लगातार